हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे द्वारा आप लोगों का प्रैक्टिस सेट दूसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट करवाया गया था। ठीक है, एक पिछले सप्ताह मेरे द्वारा कराया गया था रविवार को, और दूसरा आज करवाया गया था। ठीक है, तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ, पूरा सारे ऑप्शन सहित सारे प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रश्न पत्र पर अपनी फीडबैक अवश्य दीजिएगा। ठीक है, क्लास पर अपनी फीडबैक अवश्य दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है, आपको पेपर कैसा लगा, क्योंकि देखो आप लोगों के लिए मैटर मैं तैयार कर रहा हूँ, आप लोगों को मोटिवेट मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग मुझे भी थोड़ा ऊर्जावान बनाइए। ठीक है, तो कमेंट आप लोगों के जरूर आने चाहिए, पेपर पर भी आने चाहिए, साथ में क्लास जो मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ ये कैसी लगी ये भी आप लोगों ने बताना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना समय नष्ट किए। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से वह भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। सबसे पहले भारतीय संविधान में अनुसूची कितनी है? 12। ठीक है, मूल में कितनी थी? 8। तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राजभाषा से। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, राजभाषा से सम्मिलित है। और इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी राजस्थानी, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। राजस्थानी और अंग्रेजी इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उसमें सम्मिलित नहीं है। उसमें जो 22 भाषाएं हैं उसमें 14, ठीक है, 14 मूल संविधान में थी, 14 मूल में थी। ठीक है, उसके बाद 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967। ठीक है, सिंधी को जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, सिंधी। ठीक है, 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन से सिंधी को जोड़ा गया था। देखो फिर है 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इससे किस किस को जोड़ा गया था? नेपाली, ध्यान रखिएगा, नेपाली। ठीक है, भारतीय संविधान में है नेपाली, मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी और कोंकणी, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। देखो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 71वां संविधान संशोधन। फिर देखो 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। ठीक है, 2003 में हुआ था। बोडो इसमें जोड़ा गया था। देखो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये भाषाएं बाद में जुड़ी है। देखो 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को, 71वें के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 92 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो सारा आपका क्लियर हो गया इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग नोटबुक लेके अवश्य बैठेगा। ठीक है, सारी चीजें नोट करते हुए चलिए। देखो अगला, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन का उदाहरण नहीं है। इसमें देखो ऑप्शन ए क्या है? देखो लॉ, डॉ के नीचे बिंदु लगा हुआ तो इसे बोलते हैं लॉ। जैसे पढ़ना होता है ना, पढ़ना मतलब गिरना, पढ़ना, तो ये पढ़ने वाला लॉ है। ठीक है, ये क्या है? द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, द्विगुण, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन कौन है? देखो स्र है, ज्यो है और त्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में वन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें अनन्य, विपिन, जंगल और अरण्य। ठीक है, तो अनन्य इसमें वन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगला देखो, सगुण शब्द का विलोम शब्द होगा। तो इसके अनुसार सगुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? निर्गुण। ठीक है, सगुण का क्या होगा? निर्गुण। सगुण मतलब गुणों के साथ, निर्गुण मतलब बिना गुणों वाला। ठीक है, जो दुर्गुण है इसका क्या हो जाएगा? सदगुण। सदगुण का क्या हो जाएगा? दुर्गुण। ठीक है, और अवगुण भी हो सकता है। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव है। तद्भव कौन सा है? तिनका। ठीक है, तिनका क्या है? तद्भव है। बाकी सारे क्या है? पानी, प्रसारण और जीएसटी, ये सारे क्या है? तत्सम शब्द हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, प्रश्न नंबर 6 है, प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य होगा जो कम बोलने वाला हो। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है जो देखने में प्रिय लगे। ऑप्शन सी है जो प्रिय बोलता हो। और ऑप्शन डी है सबको समान भाव से देखने वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो देखने में प्रिय लगे क्या हो जाएगा? प्रियदर्शी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो कौन सा शब्द नहीं है स्त्रीलिंग? देखो चाय, चाय है। ठीक है, चाय है, सजावट है। ठीक है, सजावट की जाती है, भूख लगती है, चाय पी जाती है। ठीक है, तो हिमालय क्या? जैसे बोलते ना हिमालय दिखता है, तो दिखती है थोड़ा ना बोलते हैं हिमालय। ठीक है, तो हिमालय दिखता है। यदि चोटी होता तो चोटी क्या दिखती है? ठीक है, नंदा देवी चोटी दिखाई देती है, दिखती है, लेकिन हिमालय पर्वत दिखाई देता है, दिखता है। ठीक है, तो इस तरह से आप उदाहरण सहित इसको करिए एग्जाम में, तो आपका गलत नहीं जाएगा। ठीक है, अगला देखो, वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला क्या कहलाता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित समूह। ठीक है, एक मानकीकरण जो हमारी वर्णमाला है उसका व्यवस्थित समूह क्या है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से पर उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। परोपकार, पर धन उपकार। ठीक है, पर सर्ग, पर सर्ग में भी पर क्या है? उपसर्ग आ रहा है। ठीक है,
और परदेश, परदेश में भी पर उपसर्ग आ रहा है, लेकिन पुरातन, पुरातन में नहीं आ रहा, ठीक है, उसमें पुर उपसर्ग आ रहा, पर नहीं आ रहा है, पुर आ रहा है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा 90 का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए इसमें दे रखा है चिड़िया डाल पर बैठी है, ऑप्शन बी है डाल में चिड़िया बैठी है, ऑप्शन सी है डाल पर चिड़िया बैठी है, और ऑप्शन डी है चिड़िया डाल में बैठी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो दो ऑप्शन इसमें आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए जो है चिड़िया डाल पर बैठी है, चिड़िया डाल पर बैठी है, ठीक है। ऑप्शन सी दे रखी है डाल पर चिड़िया बैठी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों। देखो चिड़िया डाल पर बैठी, यदि पर स्थिति में आता है, ठीक है, अपादान के उदाहरण है, दोनों अपादान के उदाहरण है। यदि पर आता है तब चिड़िया पहले नाम के साथ आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाम के साथ आ रहा है। लेकिन यदि के ऊपर आता, के ऊपर आता तो चिड़िया के ऊपर आता तो यहां पर ये सही होता, तब चिड़िया मतलब डाल के ऊपर चिड़िया बैठी, इसलिए पर के स्थान पर यहां पर के ऊपर आता तो ये तब ये शुद्ध माना था, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी मेरे द्वारा जो सही कराया गया था वो गलत आंसर है उसका, ऑप्शन ए उसका सही आंसर है, ठीक है। वहां पर मैं के बजाय यदि डाल के साथ आएगा तो डाल के ऊपर चिड़िया बैठी है, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। ऑप्शन जो प्रश्न 11 है, देखो इसमें क्या है, प्रत्यय शब्द उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रत्यय। प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा सबसे पहले ये जानते हैं। देखो प्रति धन अय, तो ई के पश्चात यहाँ ई आ रहा है, देखो यहाँ छोटी ई आ रहा है, ठीक है, और यहाँ आ रहा ओ, तो ई के पश्चात ओ आए तो क्या हो जाता है यण संधि, ठीक है, ये यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो प्रत्यय किसका उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण, ठीक है। अगला देखो 12वां है, राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1976 और ऑप्शन डी 1949। तो ऑप्शन ए 1955 इसका, ऑप्शन बी 1963 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था, जबकि 1955 में क्या हुआ था? 1955 में राजभाषा आयोग, ठीक है, 1976 में राजभाषा पर संसदीय समिति बनाई गई थी, और 1949 में, ठीक है, आप लोगों को पता होगा 14 सितंबर 1949, ठीक है, हिंदी को राजभाषा के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है। तो 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो, मृगेंद्र निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो मृगेंद्र किसका है? शेर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अगला देखो प्रश्न नंबर 14 है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन ए है दिवाली, ठीक है, दिवाली, फिर देखो फांसी, और फिर है बिछड़ना, और बिछड़ना का भी आता है वृद्ध, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वृद्ध। दिवाली का क्या होता है? दीपावली, ठीक है। फांसी का क्या होता है? पासिका, फांसी का क्या होता है? पासिका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पासिका होता है फांसी का। इसके अलावा, ठीक है, बिछड़ना क्या हो जाएगा? बिखरना, अलग अलग टुकड़ों में जो हो गया, ठीक है, बिखरना हो जाएगा। और वृद्ध का क्या हो जाएगा? बूढ़ा, यदि तद्भव वृद्ध का होगा तो क्या हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, जलाशय का उचित संधि विच्छेद होगा, तो ये सामान्य सिंपल था, ठीक है। स्वर संधि का उदाहरण है जल धन आशय, ठीक है, जल धन आशय क्या हो जाएगा? जलाशय हो जाएगा, ठीक है। स्वर संधि है, इसमें आप कई सारे लोगों ने जल में हलंत लगा के किया होगा, तो व्यंजन संधि उसको बना दिया, व्यंजन संधि नहीं, ठीक है, स्वर संधि का ही उदाहरण है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो, कामायनी किसके द्वारा रचित एक काव्य रचना है? यह है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है, कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। अगला देखो प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? तो कई सारे लोगों ने इसको गलत किया हुआ, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए था बिंदु, जो इंग्लिश का फुल स्टॉप है, ठीक है, या हिंदी में इसको लाघव चिन्ह आप ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखो निर्देशक चिन्ह था, ऑप्शन बी निर्देशक चिन्ह। एक होता है ऐसे ही छोटा, वो होता है योजक चिन्ह, ठीक है, योजक और निर्देशक दो अलग अलग होते हैं। ऑप्शन सी था इसमें, ये ऑप्शन सी दिया था मैंने, सेमी कॉलम, इसे बोलते हैं अर्ध विराम, ठीक है, अर्ध विराम। और जो आप लोगों ने सही किया कई लोगों ने, वो क्या होता है? कॉमा, ठीक है, कॉमा को क्या बोलते हैं? अल्प विराम, अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम मतलब थोड़ा रुकना, अर्ध विराम मतलब इससे ज्यादा, और पूर्ण विराम से कम, जो बीच का समय है वो होता है अर्ध विराम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कलेजा ठंडा करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कलेजा ठंडा करना मतलब संतुष्ट हो जाना, ठीक है, संतुष्ट हो जाना। करते हैं ना, कई सारे लोग बोलते हैं अब कलेजा ठंडा हो गया, मतलब कुछ ऐसी घटना घटित कर दो, उसके बाद बोलते हैं हो गया कलेजा ठंडा, ठीक है। तो मतलब कलेजा ठंडा यानी कि संतुष्टि मिल गई आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है।
तो इसका ऑप्शन सी 17, भाग 17, ठीक है, भाग 17 343 से 351 अनुच्छेद तक का क्या है, राजभाषा के प्रावधान दिए गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन है था भाग 20, तो भाग 20 किससे है, संविधान संशोधन से संबंधित, ठीक है, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में आता है, ठीक है, संविधान संशोधन से संबंधित। इसके अलावा देखो भाग 16 किससे संबंधित है, भाग 16 किससे है, एससी और एसटी के लिए प्रावधान, एसटी के प्रावधान जो दिए गए, ठीक है, भाग 16 में दिए गए, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और भाग 18 है, भाग 18 क्या है, आपातकाल, ठीक है, भाग 18 क्या है, आपातकाल। देखो भाग 17 345 से 351 तक क्या है, राजभाषा, राजभाषा। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठिए, ठीक है, आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है इस पेपर में, ठीक है। संविधान संशोधन 368 जो कि भाग किस में आता है, भाग 20 में आता है, ठीक है। भाग 16 में क्या है, एससी और एसटी के लिए प्रावधान दिए गए, और भाग 18 में क्या है, आपातकाल संबंधी प्रावधान दिए गए, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आप 352 से 360 तक का, इसी में आपका राष्ट्रीय आपातकाल 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में क्या आता है, 360 में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी क्या है, इसमें देखो महाबली, महाबली में ई की मात्रा बड़ी होती है, ठीक है, बली जो होगा तो महाबली होता है, ठीक है, महाबली नहीं होता है, महाबली होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी का भाग। आगे देखते हैं, देखो प्रश्न नंबर 21 है अब, निम्न में राज्य का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला ऑप्शन इसमें दिया गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, फिर है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी दिया गया देखो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन डी दिया गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कब बना था, 1989 में, ठीक है। 1989 में कौन सा बना था, गंगोत्री। तो इसमें जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं, देखो ऑप्शन ए क्या है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, कब बना था, 1936, ध्यान रखिएगा 1936 में हेली नेशनल पार्क उसका नाम था, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात रामगंगा नेशनल पार्क हुआ, 1957 में जिम कार्बेट के नाम पर पुनः उसका नाम क्या रख दिया गया, कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। और वर्तमान में फिर से उसका नाम क्या रख दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क, जो कि 2 जिलों में विभाजित है, एक पौड़ी में आता है और एक नैनीताल में, ठीक है। अधिकांश हिस्सा पौड़ी में आता है और लगभग 520.42 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो दूसरा कौन सा है इसमें, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1989 में बना हुआ था, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 2390, गंगोत्री वाले का क्षेत्रफल कितना है, 2390 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखिए। और कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी में पड़ता है। अगला देखो, अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1983 में हुई थी, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार 3 जिलों में पड़ता है, और क्षेत्रफल कितना है, 820.42 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। अगला है देखो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पड़ता है, चमोली में आता है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, और 624 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, 624 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो सारी से नोट करते हुए चलिए। अगला देखो, अगला प्रश्न है प्रश्न 22, निम्नलिखित में से किस जनपद में बृहद हिमालय का विस्तार नहीं है, बृहद हिमालय का विस्तार नहीं है। देखो कहां कहां विस्तार है बृहद हिमालय का, सबसे पहले टिहरी गढ़वाल में है, ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर, वहां पर जो ग्लेशियर का एरिया, मतलब जहां बर्फ मिलती है, जहां बर्फ मिलती है वहां बृहद हिमालय होगा, ठीक है, सीधी सी बात है, जहां बर्फ होगी वहां बृहद हिमालय मिलेगा, ठीक है। तो टिहरी गढ़वाल में है, अल्मोड़ा में नहीं है, ठीक है, उत्तरकाशी है, चमोली है। तो टोटल ध्यान रखिएगा 6 जिलों में, 6 जिले, ठीक है, बृहद हिमालय, ठीक है, 6 जिले हैं बृहद हिमालय में, और 7 जिले किस में आते हैं, शिवालिक में, ठीक है, शिवालिक हिमालय में आते हैं 7 जिले, और 9 जिले किस में आते हैं, मध्य हिमालय में, ठीक है, मध्य में। तो 9 जिले मध्य हिमालय में आते हैं, सीधा संख्या भी पूछ सकता है, उत्तराखंड के कितने जिले मध्य हिमालय में आते हैं, 9 जिले, ठीक है। 7 जिले किस में आते हैं, शिवालिक हिमालय में, और 6 जिले किस में आते हैं, बृहद हिमालय में। देखो अब जो बृहद हिमालय में वो शिवालिक में नहीं आएगा, केवल टिहरी को छोड़ के, टिहरी का जो नरेंद्र नगर वाला एरिया आता है वो शिवालिक में आता है, बाकी टिहरी में बृहद हिमालय का कोई जिला इसमें नहीं आता, ठीक है, शिवालिक में नहीं आता, टिहरी का नरेंद्र नगर वाला एरिया आता है, इसलिए एकमात्र जिला जो बृहद हिमालय वाला है वो शिवालिक में आता है, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो 7 जिले इसमें है, 9 जिले किसमें, मध्य हिमालय में, और 6 जिले किसमें, बृहद हिमालय में, ठीक है। अगला देखो, अगला है पंचाचूली शिखर की ऊंचाई है, कितनी है पंचाचूली शिखर की ऊंचाई, 6904, ठीक है, 6904 मीटर पंचाचूली शिखर की ऊंचाई, और कहां पड़ता है, पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है। इसमें जो अगले ऑप्शन, अन्य ऑप्शन दे रखे देखो 7756, 7756 किसकी है, कामेत,
ठीक है, कामेत के 7,756 है। इसके अलावा जो ऑप्शन दे रखा है देखो 7,120 मीटर, ठीक है, ये किसका है, त्रिशूल, ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा, कामेत है राज्य का दूसरा सबसे बड़ा, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, कामेत। सबसे ऊंचा कौन सा है, नंदा देवी, कितना है, 7,817 मीटर, ठीक है। फिर त्रिशूल देखो कितना है, 7,120, और इसमें एक और ऑप्शन दे रखा है देखो 7,066, ये कौन सा है, ये है द्रोणागिरी, ठीक है, द्रोणागिरी पर्वत, चमोली में पड़ता है ये भी, ठीक है, चमोली, त्रिशूल भी चमोली में पड़ता है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है, कामेत भी चमोली में पड़ता है, और जो पंचाचोली 6904 ये कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है यहां से भी। अगला देखो, अगला है वर्ष जिसमें वेदरा की लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है, वेदरा की लड़ाई सबसे पहले तो किस किस के मध्य हुई थी, अंग्रेज और डचों के मध्य, ठीक है, अंग्रेज प्लस डच, वेदरा की लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1759, और वेदरा पड़ता कहाँ है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, वेदरा है कहाँ, वेदरा पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, वेदरा कहाँ है, किस किस के मध्य हुआ था, अंग्रेज और डच, कब हुआ था, 1759 में, अंग्रेजों ने डचों को यहां से बाहर निकाल दिया, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अन्य जो ऑप्शन इसमें दिए गए देखो, ऑप्शन बी है 1760 में अंग्रेज प्लस फ्रांसीसी, ठीक है, अंग्रेज प्लस फ्रांसीसी, कौन सा युद्ध था, बांडीवास का युद्ध, ठीक है, बांडीवास का युद्ध था 1760 में, और अंग्रेज इसको भी जीत गए, ठीक है, फ्रांसीसियों को खदेड़ा, पहले डचों को खदेड़ा देखो 1759, वेदरा की लड़ाई, बांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसियों को खदेड़ा, ठीक है। इसके अलावा जो ऑप्शन इसमें दे रखा है देखो 1757 कौन सा था, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ठीक है, मीर कासिम को हराया और बंगाल पर कब्जा, ठीक है, बंगाल पर कब्जा यहाँ पर कर लिया था, पूरी तरह बंगाल पर कब्जा कर लिया था, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो इसमें 1764 है एक ऑप्शन, ऑप्शन डी जो है 1764, तो क्या था इसमें, क्या था, बक्सर का युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764, इसके पश्चात 2 इलाहाबाद की संधियां होती है, ठीक है, तो ये एक घटनाक्रम सा भी बन गया आप लोगों के लिए। इतिहास का इतना मतलब प्रयास यही है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैटर मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा आप प्रवृत्ति को समझें, ठीक है, क्वेश्चनों की। अगला देखो, वह मुगल शासक जिसके द्वारा शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की गई थी, तो कौन है इसमें, शाहजहां द्वितीय कौन है, रफी उद्दौला, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। इसके अलावा देखो ऑप्शन ए क्या है, रंगीला शाह, ठीक है, रंगीला शाह को क्या, मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह को क्या बुलाता है, रंगीला बुलाता है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ऑप्शन बी क्या है इसमें, बहादुर शाह, बहादुर शाह को क्या बुलाता है, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय जिसका नाम क्या था, जफर था, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला देखो आलमगीर, ठीक है, ऑप्शन सी आलमगीर है। ऑप्शन डी क्या है, रफी उद्दौला, जो कि क्या है, शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण किए हुए था, ठीक है। और इसके अलावा एक था रफी उल दरात, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुस्लिम वो मुगल शासक था, ठीक है, सबसे कम समय तक कौन रहा था, जो मुगल शासक था सबसे कम समय तक कौन रहा, रफी उल दरात, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला देखो, अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, शंकराचार्य, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके अलावा देखो रामानुजाचार्य क्या थे, विशिष्ट द्वैतवाद के, वल्लभाचार्य क्या थे, शुद्धाद्वैतवाद के, और माधवाचार्य क्या थे, द्वैतवाद के। माधवाचार्य किसके थे, द्वैतवाद, और शंकराचार्य अद्वैतवाद, ठीक है, दोनों में आपने फर्क समझना है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस जनपद की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है, एक यूनिक क्वेश्चन यहां से बनता है। देखो यहां से हम शुरू करते हैं, सबसे पहले देहरादून जो उत्तर प्रदेश से लगता है, ठीक है, फिर है हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार है, फिर क्या है, पौड़ी, फिर यहां से आता है यूएस नगर, और तब जाके आता है नैनीताल, ठीक है। यदि हम देखो पश्चिम से पूर्व देखें, पश्चिम टू पूर्व, ठीक है, पश्चिम से पूर्व, यदि पूर्व से पश्चिम देखें, तो पूर्व से पश्चिम में सबसे पहले क्या आता है, यूएस नगर, ठीक है, तब आता है नैनीताल, ठीक है, तब आता है पौड़ी गढ़वाल, तब आता है हरिद्वार, और तब आता है देहरादून। क्यों आता है, देखो आप लोग यदि हल्का सा देखेंगे ना, इस तरह से उधम सिंह नगर नीचे है, यहां से इतना अंदर जाके तब यहाँ नैनीताल, ये नैनीताल का एरिया लगता है इसमें, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। यहां से फिर पौड़ी वाला एरिया आता है, ये उधम सिंह नगर है, यहां तक का उधम सिंह नगर है, ठीक है। तो ये जो नैनीताल वाला एरिया ना, देखो उधम सिंह नगर पहले आ रहा है, यदि आप पूर्व से जाते हैं तो पहले उधम सिंह नगर आ रहा है, तब नैनीताल आ रहा, लेकिन यदि यहां से चलते तो पहले उधम सिंह नगर आ रहा है। देखो यहाँ नैनीताल बाद में है, पहले इसका उधम सिंह नगर कोना छू लेता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना आप लोगों ने।
देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल पश्चिम से पूर्व में और पूर्व से पश्चिम में उधम सिंह नगर पहले आता है और नैनीताल बाद में आता है। ठीक है, दोनों आपने समझना है। 1 नंबर यहाँ से फ्री का मिलता है बिल्कुल, खाली आपने मैप समझना और 1 नंबर मिल गया। देखो ठीक है, तो काफी आसान है। और कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश को छूते हैं, इनमें देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल, टोटल 5 जिले छूते हैं। ठीक है, क्रम क्या है, पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है और पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है, ये आपके सामने है दोनों। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्न में रबी की फसल का उदाहरण नहीं है। सबसे पहले देखो, फसल, रबी की फसल होती है, एक होती है खरीफ की फसल और एक होती है जायद फसल। ठीक है, रबी की फसल कब से कब तक होती है, अक्टूबर से अप्रैल मान लो। ठीक है, मोटा मोटा मान लो। खरीफ कब होती है, जो बरसात वाली होती है। ठीक है, और इसके अलावा जायद जो मध्य वाली होती है, बरसात और अप्रैल के मध्य में, जो जून और जुलाई। ठीक है, जून जुलाई वाली जो होती है ये आती है जायद फसलों में। ठीक है, तो जो इसमें रबी की फसलें देखो, तीनों साथ साथ कौन होती है, गेहूं और चना और सरसों, ये तीनों एक साथ होती है, एक ही समय पर होती है। इसलिए इसमें खरीफ की फसल जो है वो है सोयाबीन, जो कि अगस्त सितंबर के समय पर होती है। ठीक है, तो कई सारे लोग होंगे जिनके यहाँ अभी हो भी रही होगी, अगस्त सितंबर के समय पर होती है, तो ध्यान रखिएगा ये सोयाबीन क्या है, खरीफ की फसल का उदाहरण, रबी की फसल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला देखो, वह चंद्रवंशी शासक जिसके द्वारा लाल बंडी किला बनवाया गया था, तो कौन है वो, बालू कल्याण चंद्र। ठीक है, जिसके द्वारा लाल बंडी किला बनाया गया था, कौन है, बालू कल्याण चंद्र। ध्यान रखिएगा, आलमगीर, जो आलमनगर है, आलमनगर अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा का प्राचीन नाम आलमनगर था, उसकी स्थापना भी किसने कर दी, बालू कल्याण चंद्र ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1563 में बालू कल्याण चंद्र के द्वारा ही आलमनगर की स्थापना की गई थी। रुद्रचंद्र ने कौन सा किया है, मल्ला महल। ठीक है, इसके अलावा देखो, भीष्मचंद्र ने कौन सा किया है, खगमरा, और इसके अलावा सोमचंद्र ने कौन सा किया है, राजगंगा। ये अलग अलग के लिए। ठीक है, अगला देखो, प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से वह स्थान जो चक्रातक क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो इसमें हार्डी फॉल जो कि मसूरी में पड़ता है। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला देखो, 31वां क्वेश्चन है, विवाह की 3 टिकठी प्रथा प्रचलित है, किसमें प्रचलित है, थारू समाज में प्रचलित है। ठीक है, 3 टिकठी। ठीक है, 3 टिकठी किसमें प्रचलित है, थारुओं में, थारुओं में प्रचलित है। लेकिन जो भोटिया समाज है, ऑप्शन बी भोटिया समाज है। ठीक है, भोटिया में कौन सी है, देखो भोटिया में कौन सी है, तत्सत और दामोला, ये भोटियाओं की। ठीक है, तत्सत और दामोला। जौनसारी में कौन सी है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जौनसारी में कौन सी है, बाजदिया। ठीक है, बोविकी और बोई दोदी की। ठीक है, ये जौनसारियों की है। जौनसारी में कौन कौन सी है, बाजदिया, बोविकी और बोई दोदी की। ठीक है, बाजदिया, बोविकी और बोई दोदी की, ये जौनसारियों की। इसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन इसमें देखो, राजी में विवाह से पहले कौन सा होता है, सांगजांगी और पीठा संस्कार। ठीक है, ये विवाह से पहले यहाँ पर होता है, किसमें, राजियों में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखो, थारू समाज में कौन सी है, 3 टिकठी प्रथा है। भोटिया समाज में कौन सी है, तत्सत और दामोला। ठीक है, जौनसारी समाज में बाजदिया, बोविकी और बोई दोदी की। ठीक है, और राजी समाज में कौन सी है, सांगजांगी और पीठा संस्कार। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखो 32वां वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था, किसके समय पर पारित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हुआ था लिटन के टाइम पर, 1878 में कौन था, लिटन। ठीक है, इसके टाइम पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। और 1882 ठीक है, रिपन के द्वारा समाप्त इसको किया गया था। ठीक है, समाप्त। तो वायसराय मेरी प्लेलिस्ट में आप लोगों को बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, पढ़ लीजिए वहां से। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप आपको वायसराय वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देखो, ऑप्शन सी देखो, मेटकॉफ है, इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, लगातार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, कौन है, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, और अगला देखो, डलहौजी, भारत में रेलवे का जनक। ठीक है, डाक व्यवस्था का जनक, व्यक्तिगत सिद्धांत डलहौजी का। ठीक है, हड़प की नीति वाला जो सिस्टम था इसी का था। और इसके अलावा इसका मूल नाम क्या था, एंड्रयू रैमजे। ठीक है, जेम्स एंड्रयू रैमजे इसका मूल नाम था। ये भी क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, स्कॉटलैंड का निवासी था। और जो यहां पर रैमजे था ना, एक रैमजे, हेनरी रैमजे का ये चचेरा भाई था। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे देखो, ओलंपिक खेलों के संबंध में गलत युग्म का चयन कीजिए। कौन है, देखो 2016 रियो ओलंपिक बिल्कुल सही है, 2008 में बीजिंग ओलंपिक बिल्कुल सही है। ठीक है, 2020 में टोक्यो ओलंपिक बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसमें क्या गलत है, ऑस्ट्रेलिया में ना हो रहे हैं। 2024 का जो ओलंपिक खेल है कहाँ होगा, पेरिस में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी साथी अभी ध्यान रखिए, देखो 2008 में स्वर्ण पदक किसने जीता था, अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है, 2020 में किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। ये सारा फैक्टर भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो,
उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थित है, कहाँ स्थित है भाई? नरेंद्र नगर में स्थित। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो भी पुलिस में निकलेंगे ट्रेनिंग के लिए अभी वहीं जाएंगे। ठीक है, अगला देखो प्रश्न नंबर 35, वंश जिसके द्वारा दिल्ली में सर्वोत्तम शासन किया गया। सबसे पहले कौन आया था भाई? गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश आया था। फिर आया था खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश आया था, गुलाम वंश, खिलजी वंश। फिर आया था तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक। फिर आया था सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश। और लास्ट में आया था लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश आया था। और इन सबको, लोधी वंश को समाप्त करके 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। और कौन आ गया? बाबर, यानी कि मुगल वंश। फिर आ गया मुगल वंश। ठीक है, 1526 में मुगल वंश, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। गुलाम वंश 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक उसके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो इतिहास में जल्दी शुरू करूंगा, उसमें आप लोगों को सारी चीजें डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना मोटा मोटा आप लोग ध्यान रख लो। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, और उसके पश्चात मुगल वंश यहाँ पर आता है। ठीक है, बाबर आता है मुगल वंश का संस्थापक जो होता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां किसकी रचना है? किसकी रचना है? भक्त दर्शन की। ठीक है, इसमें जो मुकुंदी लाल है उनकी रचना कौन सी है? गढ़वाल पेंटिंग्स। गढ़वाल पेंटिंग्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन बी मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन बी क्या है? गढ़वाल पेंटिंग्स के राइटर कौन है? मुकुंदी लाल। ऑप्शन बी इसमें मुकुंदी लाल दे रखा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो प्रश्न है, प्रश्न 36 क्या है? देखो, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां किसकी रचना है? भक्त दर्शन की रचना। ठीक है, ऑप्शन बी था मुकुंदीलाल, उनकी रचना कौन सी? गढ़वाल पेंटिंग्स। ठीक है, इसके अलावा देखो पीताम्बर दत्त बड़तवाल भी है इसमें, और भजन सिंह ऑप्शन डी है, उनकी रचना कौन सी है? आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, इस तरह से उनकी एक रचना। ठीक है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। ठीक है, अगला देखो, उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग, मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? एसटी आयोग, एसटी आयोग। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एक है एससी आयोग और एक है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, तीनों ध्यान रखिएगा। देखो, एसटी आयोग 338 कौ, एससी आयोग 338 और ये 340। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है? 340। एससी आयोग कितना है? 338 और एसटी आयोग कितना है? 338 कौ। ठीक है, कब अस्तित्व में आया था? देखो, एसटी आयोग 89वां 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 2004 में, ठीक है, 2004 में पहली बार गठित हुआ। बिल्कुल बढ़िया सा सवाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2004 में पहली बार ये गठित हुआ था। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी? कब हुई थी? 1919 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कब हुई थी? 1919 में। और मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका? जेनेवा में। इसके अलावा देखो 1925 जो इसमें ऑप्शन दे रखा है उसमें कौन सी हुई थी? विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना हुई थी 1925 में, और मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड स्पेन में उसका मुख्यालय। ठीक है, अगला देखो, दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन ने जोर दिया था, किस चीज पर जोर दिया था? इसमें दिया गया पूर्ण स्वराज पर। ठीक है, पूर्ण स्वराज पर जोर दिया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूर्ण स्वराज कब हुआ था? 1929। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और पहली बार बने थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पहली बार यहां पर बने थे 1929 में। इसके अलावा 1936 और 1937 में भी क्या अध्यक्ष रहे थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। देखो, जिसने नहीं देख रखी ना, वर्दी का सपना सीरीज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरा डीपली मैंने वहां पर करा चुका हूं मैं, तो जरूर देखिए वर्दी का सपना सीरीज। ठीक है, अगला देखो, अनुच्छेद प्रश्न 41। ठीक है, सॉरी, प्रश्न 41 है। देखो, प्रश्न 41 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या के संबंध में प्रथम 4 जनपदों का सही घटनाक्रम दर्शाता है? ठीक है, घटना चक्र या घटनाक्रम, ठीक है, या फिर सही क्रम दर्शाता है। घटनाक्रम, घटता क्रम है। ठीक है, सॉरी, घटता क्रम है, दर्शाता है। कौन है? देखो, सबसे ज्यादा कहाँ है? हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार के बाद कहाँ है? उधम सिंह नगर है। ठीक है, उसके बाद कहाँ है? सॉरी, हरिद्वार के बाद है देहरादून, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, हरिद्वार के बाद है देहरादून। ठीक है, फिर है उधम सिंह नगर, और उसके बाद आती है नैनीताल। तो नैनीताल चौथे नंबर पर, हरिद्वार पहले नंबर पर, देहरादून दूसरे नंबर पर, और उधम सिंह नगर तीसरे नंबर पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल नियुक्त करता है, हटाता कौन है? राष्ट्रपति। 62 साल या फिर 6 वर्ष, जो पहले पूर्ण हो
यहाँ पर यह हटाया जा सकता है, मतलब इतना इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। या तो 62 वर्ष की उम्र हो जाए या फिर 6 साल का कार्यकाल है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में, 1976, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और 11वां कब जोड़ा गया? 2003 में, ठीक है, 2003 में 11वां जोड़ा गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां, 2002 होगा, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में, इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 44 है रीजनिंग का, ठीक है। इसका दे रखा है, इसका क्रम क्या दे रखा है इसके लिए? यूपीआरईएस, यूपीआरईएस, ठीक है, ये क्रम दे रखा है। देखो कुछ नहीं है, इसको इसके बदले ये लिख दिया, इसके बदले ये लिख दिया, ठीक है, इसके बदले ये, इसके बदले, और बीच का वैसा ही रहना है, ठीक है। देखो तो अगला जो ऑप्शन दे रखा है इसमें RAZOR, ठीक है, ये दे रखा है। देखो इसके बदले ये आ जाएगा, तो पहले ए आ जाएगा, फिर आर, फिर जेड, फिर RO, ठीक है, ARZRO, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है, ठीक है। 7वां कौन है? सोहन, यानी कि 6 कौन है इसके बीच में हो गए, ठीक है। और नीचे से क्या है? 26वां है, नीचे से कौन कितने हो गए इसके? 26 हो गए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नीचे से कितने हैं? 26 है, ठीक है। मतलब नीचे से 26वां है, तो नीचे कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। ये 26वां है, ऊपर से 7वां, ठीक है। तो 25, 6, 31 और 1 कितना हो जाएगा? देखो 25 + 6 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 32। तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे वहां पर क्लास में? 32। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, कौन सी लंबी नदी? उत्तराखंड की सबसे लंबी काली नदी है, ठीक है। काली नदी, काली कितनी है? 252 किलोमीटर, ठीक है, 252 किलोमीटर काली नदी है। इसके अलावा जो ऑप्शन दे रखे हैं, देखो सरयू कितनी है? 146 किलोमीटर है, ठीक है। काली नदी कितनी है? 252। भागीरथी कितनी है? 205। अलकनंदा कितनी है? 195 किलोमीटर अलकनंदा की लंबाई, ठीक है। अगला देखो, कुड़िंदकालीन अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की लिपि, अल्मोड़ा प्रकार की कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि, ठीक है। अमोघभूति प्रकार की क्या? यदि अमोघभूति प्रकार होता तब ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों, अमोघभूति प्रकार में ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों मिली है, लेकिन जो अल्मोड़ा प्रकार है वो केवल ब्राह्मी में मिले, ठीक है। और चतरेश्वर प्रकार या छत्रेश्वर प्रकार वो भी क्या है? केवल ब्राह्मी में प्राप्त हुए, ठीक है। केवल एक अमोघभूति प्रकार है जो दोनों में प्राप्त हुई है, ठीक है। अगला देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। कब बनी थी? 1925 में, 1925 कानपुर अधिवेशन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 1925 का कानपुर अधिवेशन। तो आप लोग वर्दी का सपना से भी जरूर देखें, वो सारी छोटी छोटी चीजें मेरे द्वारा वहां पर कराई गई हैं, ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास 4 क्लासेस में आपका पूरा रिवीजन उसमें हो जाएगा, तो जरूर देखेगा उसको, ठीक है। सारी छोटी छोटी चीजें आपको मिल जाएंगी वहां पर। कानपुर अधिवेशन किनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? 1925 में। कौन थी? सरोजनी नायडू। इसके अलावा देखो, ऑप्शन ए था एनी बेसेंट, ये पहली अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। साथ ही ऑप्शन जो बी है, नलिनी सेनगुप्ता, ये भारतीय मूल की अध्यक्ष थी, 1933 में बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। अगला देखो, अगला है, वह स्थान जहां से कत्यूरी शासक देसट देव का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? चंपावत के बालेश्वर मंदिर से, ठीक है। चंपावत में जो बालेश्वर स्थान है वहां से प्राप्त हुआ है। तालेश्वर से पौरव काल का मिला है, पांडुकेश्वर से कत्यूरी काल का मिला है, और पांडुकेश्वर से मुख्यतः किसका मिला है? ललित सुरदेव का, ठीक है। जो कत्यूरी शासक था ललित सुरदेव, उसका मिला है, ठीक है। और जो हड़ेती है यहाँ से किसका मिला है? भारती चंद का, ठीक है। चंद्रकालीन मिला है हड़ेती से। अगला देखो, निम्नलिखित में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग। इन सब में सबसे ज्यादा कौन है? रुद्रप्रयाग है। जो 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, ए में रुद्रप्रयाग, बी में पौड़ी, सी बागेश्वर, डी टिहरी गढ़वाल, तो इन सब में रुद्रप्रयाग है। और वैसे कौन है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा कौन सा है? अल्मोड़ा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन ये आज हम करेंगे। क्लास काफी लंबा हो चुका होगा, लेकिन देखो कोशिश यही की गई कि आप लोगों को काफी सारे इसमें क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएं, कई सारा इसमें आपको मैटर मिल जाए, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को आप लोगों को ये प्रश्न पत्र और साथ ही इसका जो मेरे द्वारा सॉल्यूशन दिया गया पार्ट 1 आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है, ताकि दूसरा पार्ट मैं जल्द से मतलब प्रयास तो यही करूंगा कि कल ही ले आऊं, क्योंकि अन्य क्लासेस भी मैं देता हूं, तो हो सकता है व्यस्तता के कारण कल ना दे पाऊं, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि कल ही मैं इसका दूसरा पार्ट आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि
अन्य लोग भी लाभ ले सकें प्रश्न पत्र का, ठीक है। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 2 आप लोग जरूर देखना, ठीक है। तो उसमें भी सारे सवाल मैं आगे के बताऊंगा, इसी तरह बताऊंगा, सारी चीजें उसमें बताने का मैं प्रयास करूंगा, तो कई सारा मैटर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।